नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार, भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे अलग अलग चर्चाएं करते रहता हूं। वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मैं जो 1 लाख मरीज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देखा विगत 5-10 सालों में, तो उससे हमको ये समझ में आ गया कि हर बीमारी हमारे गलत भोजन से होता है और भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी को ठीक किया जा सकता। हमने एक अलग बीमारी की उत्पत्ति और उसका इलाज का एक अलग दर्शन विकसित किया यहाँ पर। तो इसीलिए जब से हमने ये अलग प्रकार का तरीका जो बीमारी को ठीक करने का हमने यहाँ खोजा, हालांकि ये पहले से भी था, लेकिन उसको हमने आज के मॉडर्न साइंस से जोड़ा। जो पुराने जनश्रुतियाँ थी उसको नए ज़माने के ज्ञान से जोड़ा। तो तब हम अपने आप को एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा उचित समझते, क्योंकि जो हमारा इलाज करने का तरीका है वो एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में ही सटीक बैठता है। तो इसीलिए मैं अलग अलग बीमारियों को ठीक करने का तरीका आपके सामने वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूँ। इसी बीच में एक मित्र ने हमसे जिज्ञासा जाहिर की। वो बेसिकली बहुत दिन से पीड़ित हैं क्रोन्स डिजीज़ से। तो उनको डॉक्टर साहब दवा चलाते हैं और वो ठीक हो जाता है, लेकिन बार बार होता है और एक आध बार सर्जरी भी हुआ उनका एब्डोमिनल। तो उससे बहुत परेशान हैं और बहुत हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस की किताबों में यही मिलता है कि इसका जड़ से निदान नहीं होता, ये कभी भी अचानक उभर जाएगा फिर चला जाएगा। तो इस बीमारी के बारे में वो हमसे चाहते थे कि हम इस पर एक वीडियो बनाएं और हमारे जो ठीक करने का तरीका है, ये कैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ और इन्फ्लेमेटरी बबल डिजीज़ को ठीक कर सकता, इसके बारे में हम कुछ बताएं, ऐसी उनकी जिज्ञासा थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसको भी वीडियो के द्वारा आपको बताता हूं। तो लीजिए, हाजिर है ये वीडियो जो कि मैं बनाने जा रहा हूं। क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दो बीमारी है जिसको इन्फ्लेमेटरी बबल डिजीज़ के ये श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो आज इसी बीमारी का कारण, उसका लक्षण, उसका क्या अभी सामान्यतः क्या इलाज है, क्यों होता, हमारी थ्योरी के अनुसार क्यों होता, और उसका हम कैसे भोजन बदल के इलाज कर सकते, ये हम सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, लोग हमको कहते हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाइए, लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाना हमको लगता है कि ये नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि जो बात हमको कहना रहता है वो कहने में तो घंटा तो ज़रूर लगेगा। बहुत लोग हमको ये भी कहते हैं कि आपका जो वीडियो हम फेसबुक पर देखते हैं तो कुछ आधा के बाद उसका आवाज़ बंद हो जाता है। तो उनसे मेरी उनसे यही कहना चाहता हूं मैं कि भाई, आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पर, उसी वीडियो का जो पोस्ट है, उस पोस्ट में जब पूरा खोल के देखिएगा यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है। यानी यूट्यूब के लिंक पर भी ये वीडियो उपलब्ध है, जहाँ पर कि आप पूरी बिना रुकावट के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं। इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ यानी वो पेट की बीमारी जिसमें कि इन्फ्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, जहाँ इन्फ्लेमेशन की वजह से वो उसमें घाव हो गया हो, सूजन हो गया हो, अल्सर हो गया हो, स्ट्रिक्चर हो गया हो, तो उसको हम लोग इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ के दायरे में रखते हैं। और ज़्यादातर ऐसे केसेस में उन लोग बीमारियों को नहीं रखते हैं जिसमें इन्फेक्शन नॉन फैक्टर है। अगर इन्फेक्शन के चलते घाव हुआ तो सामान्यतः उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। यदि और कोई कारण नहीं मिल रहा और बार बार किसी को पेट में अल्सर हो रहा है, उसकी वजह से दर्द रहता है पेट में, खाना नहीं पचता है, कमज़ोर होते जा रहा है वो, और भूख नहीं लगता, इस प्रकार का जो अगर दिक्कत आता है, कभी कभी टॉयलेट रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो यदि ऐसा कंप्लेन आता है, पैखाना से खून आता है, कभी कभी उल्टी हो जाता है, पेट में दर्द हमेशा रहता है, तो अगर जिनको भी कंप्लेन रहता है तो, और उनको अगर चिकित्सक बाकी चीज़ों से रूल आउट कर देता है, तो उनको हम लोग इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ के श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, दो प्रकार का हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन इसको हम लोग दो श्रेणी में बांट सकते हैं। एक बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक बोलते हैं क्रोन्स डिजीज़। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो भोजन हम खाते हैं, तो वो भोजन जो है आहार नली में जाता है, और उसके बाद पहले फेरिंग्स मिलता है, फिर ओसोफेगस मिलता है, उसके बाद स्टोमक में खाना जाता है, वहाँ पर भी पाचन क्रिया शुरू होता है, फिर उसके बाद जाता है ड्यूडेनम में, फिर जेजुनम में, फिर उसके बाद जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन
का ही पार्ट है सब। उसके बाद फिर चला जाता है वो इस सीकम में, इलियम में, और उसके बाद फिर इलियम में वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है कोलोन में। तो कोलोन असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन में जाता है, और उसके बाद फिर रेक्टम में बाहर निकल जाता है। तो जो आंत होता है हमारा, आहार नली होता है, वो सब मुंह से लेके एनस तक वो अलग अलग नली में बटा होता है, अलग अलग उसमें विभिन्न चीज़ों का अलग अलग पाचन क्रिया होता है, उतना तो आप वाकिफ़ होंगे। और तो इसी आहार नली में अगर कहीं भी घाव हो जाए, जैसे क्रोन्स डिजीज एक बीमारी है जिसमें कि कहीं भी हो सकता है आपको। ऐसे तो ठीक है कि ज़्यादातर ये इलियम को इन्वॉल्व करता है, लेकिन टर्मिनल इलियम को इन्वॉल्व करता है, लेकिन वैसे होने को ये किसी भी एरियाज़ में हो सकता है, यानी कि ओरल म्यूकोसा में भी क्रोन्स डिजीज़ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जीआईटी के पूरे ट्रैक्ट में कहीं हो सकता है, और इसमें घाव बन जाएगा। और घाव जब भरेगा तो जाहिर बात स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इंटेस्टाइन में यहाँ पर घाव हो गया, अब यहाँ पर घाव होगा तो क्या होगा, जब ये घाव भरेगा तो क्या होगा, ये जब भरेगा तो कंस्ट्रिक्शन होगा। कोई घाव होता भरता है तो वहाँ पर खोटी बनता है, उसी प्रकार से ये जब घाव भरेगा तो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और पता चला कि ये जो इतना चौड़ा छेद था वो संकीर्ण हो गया, स्ट्रक्चर बन जाता है उसके चलते, तो भोजन को पास करने में अवरोध होगा। और चूंकि इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आता है, वो अगल बगल का न्यूरॉन को भी ये करता है, डैमेज करता है, न्यूराइटिस भी होने लगता है। उसकी वजह से आपको पेन महसूस होने लगेगा, दर्द महसूस होगा, बार बार दर्द होगा। अच्छा, चूँकि घाव रहेगा तो उसके चलते क्या होगा, पैखाना के रास्ते से खून भी आएगा, मेलेना, तो आप बार बार टॉयलेट होगा, और कभी कभी बार बार डायरिया होगा। तो अब जनरली क्या होता है कि मरीज को बहुत दिन से हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सारा चीज़ रूल आउट कर लेता है, इवन इंडोस्कोपी करके वो देख लेता है। एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब में कैमरा लगा रहता है, वो उसको मुंह के सहारे अंदर की ओर डाला जाता है, और वो सब कुछ देख लेता है, और मरीज़ को फ़ोटो खींच के दे दिया जाता है कि देखो भाई तुमको यहाँ पर घाव दिख रहा है। तो उसमें वो आंत के किसी भी नली में या तो छिला हुआ घाव या फिर उसमें पोलिप वगैरह इस प्रकार के या स्ट्रक्चर वगैरह वो देखिए। कभी कभी ये स्ट्रक्चर होता है तो बेरियम मिल बोलते हैं, कुछ बेरियम का ये होता है पीने वाला, और उसको पिलाया जाता है, तो वो जब अंदर जाता है तो जहाँ पर, और वो एक्सरे में पता चल जाता है, तो जहाँ भी जाता है वो ओपेक होता है, तो वहाँ पर एक्सरे में वो आपको जहाँ भी, चूँकि यदि मान ले कि इतना चौड़ा नली है तो आपको तो पूरा फीलिंग आएगा, लेकिन जहाँ पर नली संकीर्ण हो गया तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इतना चौड़ा था, फिर आगे चल के वो तुम एक वो लकीर जैसा बन गया, तो वो आपको दिखेगा, वो उसमें आपको एक्सरेज वगैरह में वो दिखेगा। चाहे आप सीटी स्कैन एमआरआई करके भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर वो मतलब अल्सर है, और अंदर से कैमरा डाल के भी देख सकते हैं कहाँ पर अल्सर है, वो फ़ोटो ले सकते हैं, या फिर जो है कि उसके थ्रू, कैमरा के थ्रू बायोप्सी भी ले सकते हैं आप, वहाँ से टुकड़ा काट के निकाल के जांच भी भेज सकते, बायोप्सी भी ले सकते। और कभी कभी नीचे से भी ट्यूब भेजा जाता है एनस से, और यदि खासकर कोलोन की बीमारियों में नीचे से वो ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा तो वहाँ से भी कैमरा भेज करके वो सब कैमरा से आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर तो देखते जाएगा अपने मॉनिटर पर, और अंदर की ओर करते जाएगा कैमरा ऊपर की ओर, जहाँ भी उसको गड़बड़ लगेगा वो उसका फ़ोटो क्लिक करके आपके लिए बता देगा कि देखिए भाई यहाँ पर आपका घाव है, अल्सर है, या फिर स्ट्रक्चर है, या फिर कभी कभी फीजर है। तो फीजर मतलब कि हल्का सा लगेगा कि कोई चीज़ काट दिया है, कोई चाकू से काट दिया, उस प्रकार का ऐसा लगेगा, तो वो आपको डॉक्टर बताएगा कि देखिए आपको ये बीमारी है। आपका स्टूल का जांच कराया जाएगा, उसमें पैखाना में खून आएगा, तो इस प्रकार का ये आपको लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज है। बार बार किसी को पेट में दर्द हो, बार बार पैखाना से खून आता हो, किसी का भूख कम हो जाए, उसका वजन नहीं बढ़ता हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता हो, तो उसमें आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमको, और पैखाना से खून बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दर्द बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज हो सकता है। अगर हम और चीज़ों को रूल आउट कर लें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है। तो अभी ये समझिए कि इसमें दिखेगा कैसे। अगर आप कोई डॉक्टर आपको फ़ोटो खींच के दिखाएगा तो वो कैसा दिखेगा, तो हम पहले वो आपको फ़ोटो दिखा लेते हैं, फिर इसके और आगे विवेचना करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज ये दोनों इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। तो ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ये इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर कोलोन को इन्वॉल्व करता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन सबसे आखिरी जो पोर्शन होता है, जो पहले ओसोफेगस हुआ, उसके बाद स्टोमक हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हो गया, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, और उसके बाद फिर जो है कि लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो आ गया आपका
कोलोन हो गया, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और उसके बाद फिर जो है कि आपका रेक्टम, और उसके बाद एनस। तो यही पार्ट होता है। तो क्रोन्स डिजीज़ कहीं भी हो सकता है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादातर कोलोन एरियाज़ में होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरा बोवेल के बाल को इन्वॉल्व नहीं करता है, वो खाली अंदर के कुछ पोर्शन को इन्वॉल्व करेगा, है ना। लेकिन क्रोन्स डिजीज़ क्या करेगा, ये पूरा का पूरा वाल को ही गला सकता है। जैसे इतना मोटा वाल है, अगर आपके गट का जो वाल है इतना मोटा है, तो ये पूरे को गला देगा ये। लेकिन ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या करेगा, ये खाली ये अंदर वाला पोर्शन म्यूकोसा को गलाता है, तो इसी में खाली रीजन मिलेगा, बाकी ये सब बिल्कुल ठीक मिलेगा। इसीलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, उसमें हालांकि क्रिप्ट फॉर्मेशन मिलता है, कभी कभी परफोरेशन भी हो सकता है। लेकिन क्रोन्स डिजीज में जो क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा वॉवेल इन्वॉल्व होगा। हालांकि वो बहुत जहाँ तहाँ कहीं करेगा कहीं नहीं करेगा, ऐसे करके कुछ एरियाज अप्रभावित भी रह जाएगा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम करेगा, और कहीं पर स्ट्रक्चर, कहीं पर जो वॉवेल का ल्यूमेन है, जो उसका जहाँ पर की जो कैलिवर है, वो कहीं पर संकरा रहेगा, कहीं पर चौड़ा रहेगा, ऐसे करके कहीं पर फूल जाएगा। तो ये क्रोन्स डिजीज में होगा। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादातर केसेस में स्ट्रक्चर वगैरह नहीं मिलता है, वो खाली अंदर के एरियाज़ को ही इन्वॉल्व करता है, और उसी में कभी कभी सूडो पॉलिप वगैरह, बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वगैरह निकला रहेगा, वो हम फोटो अभी दिखाएंगे तो वो मिलेगा। और जो है कि आपको क्रोन्स डिजीज ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, जब ये स्मोकर्स में होता है, और स्मोकर्स ज़्यादा में होता है। तो फिर इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बीमारी कभी भी किताब नहीं पढ़ता। तो ये मत सोचिएगा कि हमको क्रोन्स डिजीज होगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का फाइंडिंग नहीं मिलेगा। जो हम किताब में पढ़ते हैं क्लासिकल चीज़ जो होता है, वो आप जब मरीज़ को ठीक करने जाइएगा तो क्लासिकल प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज में मिलता है। लेकिन आपको क्रोन्स डिजीज में सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ज़्यादा मिलेगा, कि मतलब आपको खाली जीआईटी इन्वॉल्व नहीं होगा, वो आपको शरीर के और भी अंग भी उसमें प्रभावित मिलेगा। जैसे कि जोड़ों में गठिया होगा, आँख लाल हो जाएगा, आयराइटिस वगैरह होगा, है ना। उसके अलावा एंसेफेलाइटिस वगैरह बहुत सारा चीज़ हो सकता है, और लीवर का हेपेटाइटिस हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी खराब हो सकता है। तो आपको और भी जगह का आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन मिलेगा क्रोन्स डिजीज में। लेकिन ज़्यादातर अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम देखने को मिलता है। और दोनों में पेशाब पैखाना में खून आएगा, तो ये हो सकता है कभी कभी पेशाब में भी खून आ सकता है। अगर आपको क्रोन्स डिजीज यूट्रस में यूरेटर में भी हो जाए, यूरेथ्रा में भी हो जाए, तो वहाँ भी आपको करा सकता है वो। चूँकि हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग जो किताब में पढ़ते हैं, आप इंटरनेट में जो पढ़िएगा, तो वो क्लासिकल प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं कि मिल ही जाए, तो ये आपको याद रखिएगा। तो हम पहले आपको और भी चर्चा करेंगे क्यों होता, ये किताब में क्या लिखा हुआ वो जान लीजिए। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारा थ्योरी किस ढंग से क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकता है, वो हम आपको बताएंगे। वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ पिक्चर दिखा दें, ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि दिखता कैसा है। ये दिखता कैसे है, ये अब जब जानिएगा तभी जो है कि वो आपको वो समझ में आएगा। तो आपको हम कुछ पिक्चर के माध्यम से वो हम आपको बतलाने का प्रयास करते हैं कि वो कैसा दिखता है। जैसे कि ये देखिए, ये आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है और क्रोन्स डिजीज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए क्रोन्स डिजीज का ये आपका फोटोग्राफ है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर कभी कभी इलियल रहेगा या इलियो कॉलोनी, यहाँ पर इलियम है ना, ये यहाँ पर इलियम है, और इलियम के बाद ये कोलोन है। ये असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, और ये डिसेंडिंग कोलोन है, इरेक्टम है। तो ये 40% केस में लिखा हुआ है कि ये इलियल होता है, 40% केस में स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व कर लेगा, और कहीं पर करेगा कहीं पर नहीं करेगा, बीच बीच में स्किप एरिया मिलेगा। क्रोन्स कोलाइटिस में आपको पूरे में करेगा, कभी कभी एनएस के पास होगा, खाली पैखाना के रास्ते के पास घाव होगा जो ठीक ही नहीं होगा। पेरियनल डिजीज 10% में होता है। उसी ढंग से अल्सरेटिव कोलाइटिस आप देख रहे हैं, तो इसमें जो है कि ये क्या करेगा, ये केवल सुपरफिशियल होता है, ये तो पूरा सब लेयर में होगा, यानी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल, बाहरी लेयर सब में करेगा। लेकिन ये जो है इसमें खाली अंदरूनी लेयर में होता है। तो प्रोक्टाइटिस हुआ, ये खाली कोलोन को करेगा, ये और कहीं नहीं करता अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आप देख रहे हैं स्यूडोपोलिपोसिस भी दिख रहा है आपको, है ना। तो ये जो है कि और दिखेगा, और आपको बहुत सारा फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं कि किस ढंग से वो दिखता है। यदि आप
ये कराइएगा, ये देखिए बेरियम मिल कराइएगा तो आपको ऐसा नज़र आएगा। बेरियम मिल कराइएगा तो आपको ये नज़र आएगा। आप जो ये देख रहे हैं, ये आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, तो ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत ही ये पतला रंग का आपको यहाँ पर कम गया है, चूँकि संकरा हो गया है, कंस्ट्रक्शन की वजह से संकरा हो गया है, तो यहाँ पर कम मात्रा में वो पास किया है, तो इसके वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। ये जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कम बेरियम गया है, तो ये पतला हो गया, जबकि यहाँ पर पूरा बेरियम गया है, और कहीं कहीं रोज थोड़ा अपेरेंस दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से आपको दिखेगा बेरियम मिल में। और ये देखिए सीकम डिजीज में देखिए यहाँ पर जो CT स्कैन अगर देखिएगा, MRI सॉरी, तो आपको बोवेल में देखिए यहाँ तक बोवेल ठीक है, फिर बोवेल थोड़ा सा स्क्लेरोज्ड कर गया है ना, ये आपको स्क्लेरोसिस आपको मिल गया यहाँ पर, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्लेरोसिस है ना, आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइट ओपेक नज़र आ रहा है, तो ये आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। उसी ढंग से बायोप्सी में आपको क्रिप्ट एब्सेस वगैरह ये सब मिलेगा, तो वो आप देख सकते हैं। और जब आप इसका ये कीजिएगा, सिग्माइडोस्कोपी कीजिएगा, तो देखिए इस प्रकार से आपको ये दिखेगा। ये देखिए, ये बोवल में देख रहे हैं आप यहाँ पर ये वाला, तो इसमें आप जो है इसमें इस ढंग से आपको दिख रहा है, बहुत सारा घाव भरा हुआ है अंदर में। ये अंदर में कैमरा डाल करके फ़ोटो लिया गया है ना। तो उस ढंग से आप अगर देखिएगा तो ये बहुत सारा आपको इसमें नज़र आएगा। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये होता क्यों, और जो है कि ये कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों की हम विवेचना यहाँ करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि किताब में लिखा हुआ है कि ये बार बार आता जाता रहेगा, और लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 2-3 बात। पहली बात, कभी भी ये मत सोचिए कि क्रॉस डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर आपको है तो आपको केवल क्रॉस डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है, नहीं, आपको और भी गड़बड़ी होगा, क्योंकि दुनिया में अलग से कोई एक विभाग का बीमारी नहीं होता। आप जो गलत भोजन खाए हैं उसके वजह से खाली आपको क्रॉस डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस ही हुआ होगा, ऐसा नहीं है। आपके शरीर में और भी गड़बड़ी आया होगा जो जांच में डॉक्टर आपको दिखा सकता था। तो जांच आपको जब पूरा कराइएगा तो आपको सब कुछ दिखेगा। वो हम क्या क्या जांच कराना है वो हम अभी आपको बताएंगे। किताब में क्या लिखा हुआ है वो आप समझ गए। अब आइए कि हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या ये आपका क्रॉस डिजीज है, क्यों होता, कोई भी बीमारी क्यों होगा, हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के एक जगह ऑफिस में बैठ के ऑफिसरगिरी करता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा। तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ऐसा बीमारी क्यों हुआ, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं भोजन गलत था, बस इसको सुधारने का जरूरत है। दूसरा पॉइंट, किसी को BP हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मांसीय गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये क्रॉस डिजीज हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, ये सब बीमारी क्यों होता है, एलर्जी के चलते। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रॉस डिजीज क्यों हुआ, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता, इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता, चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, बस वो इतना ही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए, आपका सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों, क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं धोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी, जो कि अब इंसान को छोड़ देना चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल,
सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। आप आलू का चीनी खाइए स्टार्च, कि मीठे फल का चीनी खाइए फ्रुक्टोज, कि दूध का चीनी खाइए लैक्टोज, कि खस्सी के मांस का चीनी खाइए, मटन का चीनी खाइए, रेड मीट का चीनी खाइए ग्लाइकोजन। अंदर जाके सब धन 22 पसेरी। जैसी चबा के अंदर घुसाइएगा सब का सब या तो ग्लूकोज या तो उसके समकक्ष मोलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, जिसका बायोलॉजिकल इफेक्ट शरीर में एक ही होगा। तो इसमें से जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों, और इस खाने में क्या बुराई है? अभी जिस भोजन का हम नाम लिए ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 70-80% है। तो ये भोजन भगवान क्यों बनाया? ये भोजन भगवान और नेचर उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8 घंटा पैदल चलता हो। आज के संदर्भ में कहिएगा तो वो आदमी जो 8 घंटा लगातार डांस करे, वो आदमी जो 8 घंटा लगातार जिम करे, या फिर वो आदमी जो 8 घंटा लगातार साइकिल चलाए, वो आदमी को नहीं सोचना हो तो कुछ भी खा सकता है। लेकिन अगर उतना मेहनत नहीं करते, केवल 2 ही घंटा डांस करते, 2 ही घंटा साइकिल चलाते, 2 ही घंटा कुदाल चलाते, 2 ही घंटा पैदल चलते, तो आपको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे। अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला केवल एक चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर के चावल, पूस का पिट्ठा, ये कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी स्टार्च यानी माड़ तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। चाशनी पीजिए कि माड़ पीजिए बात बराबर है। तो चावल से बनने वाला केवल एक चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूल गोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा, हरा रंग का ये जम के खाना, हरा रंग का छिम्मी जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन, चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का ब्रॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन, अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, घुटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना। अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी, लेकिन दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। पहले उठे 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लिए सवेरे, दोपहर, रात। दूसरा भोजन होगा सलाद। सलाद में 2 ही चीज़, खीरा, टमाटर। ज़मीन के अंदर का चीज़ नहीं खाना, जैसे कि गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम और प्याज नहीं खाना। 2 ही चीज़ खाना, खीरा, टमाटर, उसमें नींबू मिर्ची डाल दीजिएगा। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। दूसरा भोजन होगा सलाद। भर थाली सलाद खा लिए। दाल और सलाद से अच्छा खासा पेट भर गया। उसके बाद अगला खाना क्या होगा? उसके बाद अगला खाना होगा रोटी सब्जी। 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना। 1 रोटी सुबह, 1 रोटी दोपहर, 1 रोटी रात। 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना। और 3 रोटी से पेट नहीं भरे। हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना, मूंग अनलिमिटेड। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना और आधा घंटा चमड़े को जरूर धूप दिखाना ताकि विटामिन डी तैयार हो। 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस तंग करेगा, नहीं चेतिएगा। इसी ढंग से चीनी, चावल, आलू, मीठा फल, दूध, मैदा, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते रहिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता जो हम खोजे। 1 लाख मरीज देखिए। पहला कारण
ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा कैलोरी का भोजन करना। नंबर 2, कम प्रोटीन खाना। तो प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीजिए। पेट में पहले दाल घुसाइए, दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी मत खाइए। 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाइए। चावल सप्ताह में 3 दिन खाइए, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला। अगर चावल से पेट भर जाए, अगर जिस दिन चावल खाए हैं उस दिन रोटी केवल 1 खाइए। जिस दिन चावल नहीं खाते उस दिन रोटी 24 घंटे में 3 ज़्यादा नहीं खाइए। दाल अनलिमिटेड पीजिए, हरा सब्जी अनलिमिटेड पीजिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़े का बीमारी, ना केवल ये आपको ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और ये तंग करेगा, क्रोन्स डिजीज तंग करेगा। नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, वही जो हम आपको बताए। ये सब बीमारी भी आपको शरीर को प्रभावित कर लेगा। जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 में जाकर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना। 2 घंटा रोज़ हर आदमी को रोज़ चलना होगा पैदल। आज की दुनिया में नहीं तो बर्बादी तय है, क्योंकि पहले आपके पास कैलोरी जलाने का बहुत सारा ऑप्शन था। आज कैलोरी जलाने का सारा ऑप्शन खत्म है। एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो उसको कितना कैलोरी का ज़रूरत है? 1500 कैलोरी, क्योंकि हमारा हृदय 1 लाख बार धड़क रहा है, दिमाग काम कर रहा है और जो है कि हमारे शरीर में एक सेल काम कर रहा है। तो अगर कोई महिला बिल्कुल काम नहीं करे तो 1500 कैलोरी का खर्चा है। वो घर का काम भी करे, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना और खाना तैयार करना, तो ये सब में दिन भर में कितना कैलोरी खर्च होगा? करीब 200। और अगर कोई महिला 1 घंटा तेज़ी कदमों के साथ चल भी लेती है तो कितना कैलोरी खर्च होगा? 300। तो 300 प्लस 200 प्लस 1500, टोटल कैलोरी खर्च कितना हुआ? 2000। लेकिन जिसको भी अगर ये हुआ है क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जब जोड़ के देखेगा कि रोज़ का रोज़ खा रहा है 3000 कैलोरी, 4000 कैलोरी, और इस जो एक्स्ट्रा कैलोरी में करीब करीब 80% कार्बोहाइड्रेट खाता है, तो बीमारी तो होगा ही। क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया। लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो अगर आप एक दिन में 10 रोटी खाने का शौक पाले हैं तो आपको 10,000 कदम चलना भी होगा। अगर आप 4 टुकड़ा खस्सी का मांस खाना चाहते हैं तो चौका 24,000 कदम चलना भी होगा। आप खाए और नहीं चले तो फिजिक्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। आप रोज कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा खाए तो ये सब के बदले तो आपको 40-50 किलोमीटर रोज चलना चाहिए था। आप खा तो लिए लेकिन चले नहीं, तो एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 असर होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा। या तो खा के जला दीजिए तो बीमारी नहीं होगा, जलाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम 1 घंटा भाषण दें केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। अगर हम 1 किलोमीटर पैदल चलें केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा। एक समोसा 160 कैलोरी देगा। बाहर में मैदा का चीनी स्टार्च, अंदर में आलू का चीनी स्टार्च। एक कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। आप खुद सोचिए, अगर हमको 160 कैलोरी खर्च करना हो तो 3200 कदम चलना होगा। तो 3200 कदम खाली एक समोसा के लिए हो गया। आप जो बार बार और जो चीज़ खाए हैं उसका कैलोरी कहाँ जाएगा? और खर्चा तो केवल 1,500 से 2,000 कैलोरी है वो आदमी के लिए जो घर में मोटा मोटी मेहनत भी करे और रोज़ 2 घंटा 1 घंटा टहल भी ले, तो उसका खर्चा तो केवल 2,000 कैलोरी है। लेकिन आज के डेट में सामान्य से सामान्य आदमी 3 से 4,000 कैलोरी खा रहा है। तो बोलेगा कि सर सबको काम हो जाता है, सबको तो कोई दिक्कत नहीं होता। आप कैसे जाने दिक्कत नहीं हुआ? उसको जांच कराइएगा तब उसको समझ में आएगा। हो सकता है उसको लक्षण अभी नहीं आया हो, लेकिन जब जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर दिखेगा। कैसे दिखेगा वो आप समझ लीजिए। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप खाए और नहीं चले तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब बनाएगा तो ये तेजाब क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस कराएगा, और नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन होगा। अगर चर्बी तोंद में जमा हो गया कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ चल जाए उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कहीं कोई हर्जा नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके, जांग में नहीं जमा होके, गाल में नहीं जमा होके, खून की नली में जमा हो जाए तब हम लफड़े में पड़ जाएंगे। तब हम जो 10 रोटी और आलू और मीठा फल, दूध, मैदा खाना हमारे लिए घाटे का सौदा साबित होगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट के नली में जमा हो गया कोरोनरी आर्टरीज में तो क्या होगा? हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगेगा। दिमाग की नली में चर्बी जमेगा तो लकवा मार देगा।
सेरेब्रल आर्टरीज में चर्बी जमेगा, लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमेगा तो बेचैनी, घबराहट, अधकपाड़ी दर्द, मिर्गी और पागलपन शुरू हो जाएगा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन शुरू हो जाएगा, साइकेट्रिक का डिसऑर्डर। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पर रहता है, यहाँ पर चर्बी जमा हो गया तो थायराइड क्या गड़बड़ी। लैरिंग्स के अंदर चर्बी जमा हो गया तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मासिका गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्र नली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होगा, नहीं तो फिर पथरी पकड़ लेगा पेशाब के रास्ते का। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस को दबाएगा तो क्या होगा, नस का झिनझिनी, लहर जलन झिनझिनी रहने लगेगा, कमर दर्द, बदन दर्द शुरू हो जाएगा, चर्बी यहाँ जमा हो गया, किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करेगा। चर्बी जमने से हमको कौन कौन बीमारी हुआ, चर्बी जमने से हमको डायबिटीज हुआ, हमको बीपी हुआ, हमको थायराइड हुआ, हमको फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी हुआ, हमको चर्बी जमा होने से मासिका गड़बड़ी, धात का समस्या शुरू हुआ, चर्बी जमा होने से प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मानसिक रोग शुरू हुआ, हार्ट अटैक और लकवा हुआ, लीवर किडनी फेल हुआ। ये चर्बी जमने से हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाएगा। यानी अगर हम रोज़ कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा ये सब जम के खाएं और नहीं टहलें उसके मुताबिक तो शरीर उससे तेजाब भी निर्मित करेगा और वो तेजाब अलग ढंग से शरीर को डैमेज करेगा। सांस की नली में तेजाब जाएगा तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया, अर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, चिरपित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। अगर आपके आंत में तेजाब जाएगा तो फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस करा देगा। मुंह के अंदर चमड़े में तेजाब जाएगा तो मुंह का छाला करा देगा। सर के चमड़े पर तेजाब जाएगा तो बाल उड़ा देगा। और तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। यही कारण है कि अगर आप 10 गिलास भी जो शुगर केन का जूस पी लीजिएगा तो भी आपका ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल रहेगा। आप कितना भी मिठाई खा लीजिएगा फिर भी 2 घंटे के बाद जांच करेगा, आपका ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल आएगा। फिर वो चीनी कहाँ गया? अगर खर्च नहीं हुआ तो गया कहाँ? तो शरीर उसको चर्बी बना के डैमेज किया। बीपी, थायराइड, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सब बीमारी पैदा हुआ। या तो उसको शरीर तेजाब बनाया तो तेजाब के चलते क्या क्या पैदा हुआ? गठिया, दम्मा, एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस और कैंसर, मिर्गी, पथरी, ये सब तेजाब के चलते पैदा हुआ। और कुछ चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय होगा, ऐसा बलतोड़ होगा, ऐसा सिवली होगा, ऐसा चिकन पॉक्स पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा मुंह का छाला पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा टीबी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके आहार नली में ज़्यादा चीनी रोज़ के रोज़ जाए तो ऐसा इन्फेक्शन पकड़ेगा आंत का जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। अगर आपके लीवर में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूर ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूर ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं। लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर सवेरे सवेरे लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। किसान बैठ के तमाशा देखता और डीजल और ट्रैक्टर से खेत जुतवाता, 2000 रुपये प्रति बीघा। इसीलिए चीनी जहर हो गया। अब किसान भी मेहनती नहीं रहा, वो बुद्धिजीवी बन गया। अब सफाई कर्मचारी एक मशीन पर बैठ जाता, मशीन से सफाई करता, इसीलिए चीनी जहर हो गया। अब हमारा कार 24 घंटे में 2 ही किलोमीटर चलता है, इसलिए हमारे कार के लिए पेट्रोल जहर हो गया। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वो भी हाइड्रोकार्बन है, वही काम शरीर में चीनी का है यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन ज़्यादा खाइए और चीनी खाना
छोड़ दीजिए। तो अगर आपको जड़ से ठीक करना है क्रॉस डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्टा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा, इसमें से जो भी आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं ये कभी मत खाइए। बीमारी हो अथवा ना हो ये सब मत खाइए। सरकार को कायदे से सब बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये खाना खाने लायक इंसान अब नहीं बचा, क्योंकि शारीरिक एक्टिविटी इंसान का बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो यदि आप गाड़ी बहुत कम चलाते हैं तो आपको कम से कम पेट्रोल भरना चाहिए। वही पेट्रोल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, नहीं तो वही पेट्रोल अगर ज़रूरत ज़्यादा रख लीजिएगा तो आग भी लगा देगा। वही चीनी सांस देगा, वही चीनी बीमारी देगा। अगर ज़रूरत ज़्यादा यूज कीजिएगा तो बीमारी होगा उससे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात आप कहिएगा कि सर आप जो बोले कि एक्स्ट्रा चीनी खाने से शरीर चर्बी बनाता, तो चलिए, तो किताब में भी लिखा हुआ है कि चर्बी जमने से ब्लड प्रेशर होता है, खून की नली में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता, एथेरोमा बन जाता, तो उसके चलते बीपी होता है। ये हम आपका थ्योरी मान लिए। खून का कोरोनरी आर्टरीज में भी चर्बी जमता तो हार्ट अटैक हो जाता, फैटी लीवर होता, हम समझ में आ गया हमको। लेकिन आप जो बोले तेजाब बनता है, तेजाब तो किताब में नहीं लिखा हुआ है, तो हम उसको तेजाब कहते। किताब में लिखा हुआ है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बनाता है शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी से, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बनाता है, उसको इन्फ्लेमेटरी ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाता है, कार्सिनोम्ब्रेनिक एंटीजन बनाता है, फ्री रेडिकल्स बनाता है। किताब में ये सब लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको एक ही लाइन में कहते, उसको शरीर सीधे सीधी बोलते हैं तेजाब बनाता है और तेजाब डैमेज करता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रोनिक डिजीज आपको क्यों हुआ? क्योंकि आप जम के चीनी खाए, उसको खर्च नहीं किए, तो वही जो है कि रोज़ का रोज़ तेजाब बनते गया और वो चर्बी के रूप में जमा नहीं हुआ, वो ऊर्जा तेजाब के रूप में जमा हुआ और तेजाब आपके आँत को गलाते गया, गलाते गया, गलाते गया। और चूँकि एक्स्ट्रा चीनी खाए थे तो वो इन्फेक्शन के रूप में भी वहाँ पर इन्फेक्शन भी पनपा। तो जहाँ इन्फेक्शन होगा वहाँ पर जो है कि जाहिर सी बात है तेजाब भी बनेगा, क्योंकि वो सब एक जो है कि एक ही साथ घटना घटेगा और उसका रिपेयर भी नहीं हो पाया। अल्सर हुआ तो सामान्यतः रिपेयर हो जाता, लेकिन आप चूंकि रिपेयर नहीं कर पाए, क्योंकि रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए था। तो पेट और भूख का साइज तो एक ही है। यदि आप पेट को कार्बोहाइड्रेट से भर लीजिएगा तो जाहिर सी बात है तुलनात्मक रूप से तो प्रोटीन आप कम खाए, तो जब प्रोटीन कम खाइएगा तो उसका रिपेयर कैसे होगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप भी होता है। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन आपका शरीर उस नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता। लेकिन ये काम आपके लिए पौधा करके देता। पौधा भी अकेले नहीं करता, पौधा भी बैक्टीरिया की मदद से करता, क्योंकि ये ठेकेदारी यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का ठेकेदारी, वातावरण से नाइट्रोजन निकाल करके आपके केमिकल कंपाउंड में घुसा देना, ये कलाकारी भगवान बैक्टीरिया को दिया है। तो लेग्यूम प्लांट के जड़ में जो है रेजुमिनस बैक्टीरिया रहता है, राइजोपस बैक्टीरिया रहता है, वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तब दलहन के पौधे में प्रोटीन आपको नज़र आता। तो लोग बोलेंगे सर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, हम कैसे प्रोटीन खा सकते हैं? हमारा किडनी खराब है, हमारा लीवर खराब है, हम कैसे प्रोटीन खा सकते हैं? याद रखिए, बीपी में नमक नहीं चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं खून चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं चीनी बंद होगा, पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं चीनी बंद होगा, और गठिया और दमा में दही नहीं चीनी बंद होगा। लेकिन चीनी किसको कहते हैं ये जानकारी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का शरीर में एक ही काम है, एक्टिविटी। तो यदि आपकी एक्टिविटी कम है तो ऐसा भोजन कीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, आपका यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब आप कम से कम प्रोटीन खाने लगिएगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने लगिएगा, और यही गलती रोज़ के रोज़ कीजिएगा। शरीर को अपना रिपेयर वर्क करने के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। हम जो बोल रहे हैं तो हमारा लारिंग्स का सेल टूट रहा है, तो इसको शरीर को रिपेयर भी करना होगा। हमारा लीवर और किडनी रोज़ के रोज़ टूट रहा है, तो उसका रिपेयर भी करना होगा। रिपेयर कैसे होगा? हार्ट रोज़ धड़क रहा है, उसका रिपेयर जरूरी है। तो रिपेयर कहाँ से होगा? प्रोटीन से होगा। प्रोटीन यदि हम कम ले रहे हैं तो शरीर प्रोटीन लाएगा कहाँ से? प्रोटीन यदि हम कम ले रहे हैं तो शरीर प्रोटीन लाएगा कहाँ से? प्रोटीन का कमी हो जाएगा। तो शरीर क्या करेगा? उन जगहों पर प्रोटीन का सप्लाई रोक देगा जो जीवन जीने के लिए बेहद अपरिहार्य नहीं है। जैसे बाल गिरने लगेगा आपका, क्योंकि वहाँ पर बाल क्या है? प्रोटीन। तो झुटमुट का शरीर वहाँ प्रोटीन क्यों बर्बाद करेगा? अभी तो आप प्रोटीन ले रहे हैं 20 ग्राम, जरूरत है 60 ग्राम, तो बाल आपका झड़ना बढ़ जाएगा, नाखून खराब होने लगेगा और चमड़ा में चमक गायब हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह रिपेयर नहीं हो पाएगा, रिपेयर पर गड़बड़ा जाएगा। तो उसके वजह से आपको ये सब दिक्कत होगा, आपका जो घाव होगा वो रिपेयर नहीं होगा। तो जो है कि इसीलिए आप चौतरफा नुकसान शरीर को दीजिएगा। ज़्यादा चीनी खाने से चर्बी भी बना के बहुत सारा बीपी, थायराइड,
चीनी, डायबिटीज़, हाई फैटी लीवर, ये सब पैदा कीजिएगा और उसके चलते शरीर तेजाब भी बनाएगा, उसके चलते सारा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी शुरू होगा आपको और उसके चलते इन्फेक्शन भी शुरू होगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, और उस कौवे को मर जाना चाहिए था जो मरा हुआ चूहा खाता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है, वो उड़ता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी एक दिन पिला दीजिए, वो अगले दिन बीमार हो जाएगा। बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूर ज़्यादा खाया गया चीनी से होता है। कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। तो आपको अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉस डिजीज हुआ है, इसका एक ही अर्थ है कि आप जम के चीनी, चावल, आलू, मीठा, फल, दूध, मैदा, हाई कार्बोहाइड्रेट जम के खाएं। एक दिन में 10-10 रोटी आप खाए हैं, आप आलू का सब्जी खाए हैं, आप ज़मीन के नीचे वाला चीज़ खाए हैं, आप मीठा फल खाए हैं, दूध खाए हैं, और उसके हिसाब से 50 किलोमीटर रोज़ नहीं पैदल चले हैं। तो क्या आपको 50 किलोमीटर रोज़ चलना होगा? नहीं, कम से कम 2 घंटा रोज़ टहलिए। तो बोलेगा सर उतना समय कहाँ से लाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। तो क्या आप नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से भी बिजी हैं क्या? ये भारत का प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री ये कम से कम घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलते हैं। तो जब ये आदमी समय निकाल लेता है तो हम और आप क्या हैं? 2 घंटा तो निकालना होगा। रो के निकालिए कि गा के निकालिए। 2 घंटा में योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। 2 घंटे में आधा घंटा तेज कदमों के साथ चलिए और बाकी 1.5 घंटा धीरे धीरे भी चल सकते हैं। आधा घंटा ऐसे टाइम में चलिए कि धूप में लगे। जब चमड़े पर धूप पड़ेगा तो क्या होगा? विटामिन डी पैदा होगा और ये विटामिन डी बहुत सारा इम्यून मॉड्यूलेटर का काम करेगा। तो जो है कि आप जो ज़्यादा चीनी खाए हैं तो उससे शरीर में खाली क्रॉस डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं हुआ, उससे चर्बी भी जमा हुआ होगा, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी आपको हुआ होगा, बीपी, चीनी, थायराइड भी हुआ होगा। उससे आपको और भी एलर्जी का गड़बड़ी होगा, जैसे गठिया, जैसे दम्मा, जैसे मिर्गी, जैसे पथरी, जैसे एक्जिमा, जैसे सोरोसिस, जैसे सफ़ेद दाग, और भी गड़बड़ी हुआ होगा। और साथ ही साथ कुछ चीनी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़का होगा तो उससे अलग अलग जगह का इन्फेक्शन भी पैदा हुआ होगा, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जैसे हेपेटाइटिस सी, जैसे HIV, जैसे और भी आपको इन्फेक्शन है, टाइफाइड, जैसे डेंगू, जैसे कोरोना, और भी इन्फेक्शन होने का भी आपको खतरा रहेगा। क्योंकि वो सब एक ही सिक्के का, तो मतलब कि वो एक ही चीज़, एक ही प्रोसेस का हिस्सा है कि आप जो खाए उसको खर्च नहीं किए, तो उसके वजह से जो है कि आपका शरीर डैमेज हुआ। तो आपका खर्चा था 60। आप यूरिक एसिड क्यों बढ़ता? इसलिए बढ़ता है क्योंकि यदि आप चीनी ज़्यादा खाते जाइएगा, प्रोटीन कम से कम लेते जाइएगा, तो शरीर को प्रोटीन जरूरी होगा। आप मान ली 200 ग्राम प्रोटीन रोज़ नहीं ले रहे हैं तो शरीर क्या करेगा? आपका मसल गलाने लगेगा, क्योंकि हार्ट को तो रिपेयर करना है। चूँकि आप मेहनत कम कर रहे हैं तो अब आपको मसल का क्या ज़रूरत है ना? तो आपका शरीर अपना मसल ही गलाने लगेगा। तो उसके चलते क्या होगा? आप कमज़ोर हो जाइएगा, आपका खाली चर्बी बढ़ जाएगा और मसल यानी मस्कुलेचर कम हो जाएगा। तो उसके वजह से आपको कमज़ोरी हो जाएगा, जल्दी हाँफने लगिएगा और कमजोरी लगेगा, आपका हड्डी भी गलने लगेगा, हड्डी के अंदर जो प्रोटीन है उसको भी गलाने लगेगा, तो आपका हड्डी भी कमज़ोर होने लगेगा। और उसके वजह से जब मसल गलेगा तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिग्रेडेशन होने लगेगा। तो उसके वजह से यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम चीनी ज़्यादा खाते हैं, इसलिए नहीं बढ़ता है कि हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ जान लीजिएगा कि आप प्रोटीन खाने का मतलब ये नहीं कि कीटो डाइट पर आ जाइए। कुछ लोग पागलपंथी में कीटो डाइट खाने लगते हैं। कीटो डाइट में क्या है? वो अलग प्रकार का पागलपन है। ये आप सिर के बल खड़े हैं, वो पैर के बल खड़े हैं, कोई आदमी सिर के बल खड़ा हो जाए, दोनों का दोनों पागल है, दोनों का दोनों पागल है। तो कहने का मतलब हुआ कोई प्रोटीन ज़्यादा खा के मर रहा है, कोई चीनी ज़्यादा खा के मर रहा है। लेकिन याद रखिए, आपको प्रोटीन लेना है, दाल 3 कटोरा रोज़ पीना है, लेकिन पागलों की तरह प्रोटीन नहीं खाना कि एक दिन में 10 अंडा खा जाए और आधा किलो चिकन खा जाए। नहीं, वो पागलपन है, वो पागलपन है, क्योंकि ओवरऑल कैलोरी भी जोड़ना है। अगर हमारा 2000 कैलोरी खर्चा है तो हम ज़्यादा प्रोटीन लेके खाएंगे, लेकिन ओवरऑल कैलोरी को 2000 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट 30% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। तब आपका दाल पीने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, हाँ, सब प्रोटीन एक समान नहीं है। आप अंडा भी खाने आपको बोले 2 अंडा रोज़ खाइए, लेकिन दाल का अलग गुण है, अंडा का अलग गुण है। तो दाल आपको अलग से पीना होगा। दाल में एंटी न्यूट्रिएंट्स होता है, उसमें फाइबर भी होता है। दाल आपको अलग तरीके से हील करेगा घाव को। तो दाल आपके लिए सबसे जरूरी। सबसे ज़्यादा मूंग दाल खाइएगा। 50% दाल मूंग होना चाहिए, रेस्ट 50% में बाकी सब दाल मिला लीजिए। मूंग, मसूर, दाल, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल दीजिए, कुकर या तसला में खौला दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। भोजन से पहले दाल घुसेगा। दूसरा खाना होगा सलाद, खीरा, टमाटर, लेकिन सलाद में गाजर, चुकंदर, मुरई, शलजम, प्याज नहीं डालिएगा। दाल जम के पीजिएगा। रोटी 24 घंटे में इतनी ज़्यादा नहीं खाइएगा। रोज़ 2 घंटा टहलिएगा तो ना केवल एक क्रॉस डिजीज़ और ये जड़ से जाएगा, बल्कि जो है कि आपके शरीर में और जो गड़बड़ी जरूर हुआ होगा तो वो भी जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर जब पूरा जांच कराएगा तो आपका सारा गड़बड़ी वो
पकड़ लेगा। सामान्यतः ऐसे केसेस में डॉक्टर क्या जांच करता है, एगो इंडोस्कोपी करेगा और आपका स्टूल का जांच करेगा और आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कर देगा बस, और एक ब्लड शुगर जांच करेगा बस, इतना ही जांच करेगा। कभी कभी CRP जांच करेगा, वायरल मार्कर जांच कर देगा। लेकिन नहीं, आपको जांच पूरा कराना है। क्या कराना है? CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसका लिपिड प्रोफाइल, जिसका जो है कि ब्लड शुगर, फास्टिंग PP, इंसुलिन फास्टिंग PP, जो है TSH, एंटी TPO, उसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन, ASO टाइटर, ANA, एंटी DSDNA, एंटी सीलियक एंटीबॉडी, उसके अलावा जो है एंटी TPO, एंटी DSDNA, और उसके अलावा स्कार्सनेम्ब्रेनिक एंटीजन, उसके अलावा आपका अल्फा फीटोप्रोटीन, विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, IgE लेवल, उसके अलावा जो है कि आपका बिडाल टेस्ट, उसके अलावा VDRL टेस्ट, उसके अलावा टॉर्च टेस्ट, पूरा टॉर्च टेस्ट, टॉक्सोप्लाज्मा, वो सब साइटोमेगालो, सब सारा टेस्ट टॉर्च टेस्ट बोलते हैं उसको, TORCH, टॉर्च टेस्ट पूरा करना है। उसके अलावा जो है कि LH/FSH रेशियो करना है। उसके अलावा सीरम टेस्टोस्टेरोन प्रोलैक्टिन करना है। उसके अलावा जो है कि आपका ये आप देख लीजिए रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्टूल का रूटीन माइक्रोस्कोपी वो करना है, और स्टूल का एग्जामिनेशन फॉर ओकल्ट ब्लड करना है इसमें, क्योंकि पैखाना से खून भी पकड़ना है आपको, तो ओकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको, तो वो करना है। उसके अलावा आपको जो है कि आपका स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन करना है। तो जब ये सारा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, हमको तो लगता था कि खाली हमको पेट में दर्द और यही रहता है, हमको खाली आंते का दिक्कत है। नहीं, तो बहुत सारा दिक्कत है, क्योंकि जो आप गड़बड़ चीज़ खाए हैं उससे चर्बी भी बन के डैमेज हुआ शरीर, उससे तेजाब भी बन के डैमेज हुआ शरीर, और उससे जहाँ तहाँ चीनी छिड़का गया तो उसके चलते इन्फेक्शन भी फैला। वो सब एक ही कारण से हो रहा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा, और जो है कि चाउमीन, जो है कि मैदा का वो सब जो है कि बना हुआ पास्ता वगैरह जम के खाते थे, पिज़्ज़ा बर्गर खाते थे, मिठाई खाते थे जम के, दूध पीते थे आधा आधा किलो, आलू का सब्जी, अरुई का सब्जी, ओल का सब्जी जम के खाते थे, और नहीं टहलते थे, 10-10 रोटी एक दिन में खा जाते थे, और चावल भर भर थाली खाते थे। तो ये सब के चलते आपके शरीर में जो है कि जो गड़बड़ी जमा हुआ, उसका उल्टा काम कीजिए। ये सब चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट बंद कर दीजिए। दाल नहीं पीते थे, दाल 3 से 4 कटोरा रोज़ पीने लगिए। अंकुर चना वृद्ध मूंग खाने लगिए। सोयाबीन का बड़ी 10 पीस रोज़, आने तो 2 अंडा रोज़। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलने लगिए। 1 छिपली दही रोज़ खाने लगिए। और खीरा टमाटर अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, लेकिन गाजर चुकंदर नहीं। सारा चीनी गुड़ शहद सब छोड़ दीजिए। 2 घंटा क्या 3 घंटा रोज़ टहलिए, देखिएगा सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, तो ये बीमारी जड़ से चला गया। और जांच करिएगा तो आपको खुद ये बात समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमको खाली क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं है भाई, हमको और भी गड़बड़ी है, तो वो सब भी ठीक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मरीज को अगर हमारे पास आए क्रोन्स डिजीज, कभी कभी एसएलई का भी हिस्सा होता है। एसएलई बीमारी में भी क्रोन्स डिजीज और आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस मिलेगा, तो मिलेगा ही, तो जाहिर सी बात है। अब तो आपको समझ में आ गया कि आप एक्स्ट्रा चीनी खाने से चर्बी भी बनाइएगा, तेजाब भी बनाइएगा। वो तो आपका एक ही चीज़ का वो अलग अलग रूप है, तो उसको अलग से मत देखिए कि नहीं वो अलग बीमारी है। वो डायबिटीज़ के लिए जो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखेगा, हमको माइग्रेन भी है तो उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हमको पथरी भी है तो पेशाब के रास्ते में, तो उसके लिए हम यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, और हमको क्रोन्स डिजीज भी है तो उसके लिए डीएम गैस्ट्रो के पास जाएंगे। नहीं, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, 4 नाव पर सवारी की जगह पक्का डूब जाइएगा। तो अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीमारियां भले अनंत है, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे, उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक जम के चीनी खाते थे, सारा चीनी बंद। अभी तक जम के नहीं टहलते थे, आराम फरमाते थे जम के, वो सारा 2 घंटा 4 घंटा रोज़ टहलने लगिए। अभी तक दाल नहीं पीते थे, हरा सब्जी कम से कम खाते थे, अब जम के दाल पीने लगिए, जम के हरा सब्जी खाने लगिए। अभी तक धूप नहीं दिखाते थे, रोज़ आधा घंटा चमड़े को रोज़ धूप दिखाए ताकि विटामिन डी पैदा हो। तो अगर आप ऐसा फॉलो कीजिएगा तो देखिएगा आपका क्रोन्स डिजीज भी खत्म हो गया, और जो बीमारी जुड़ा हुआ था वो सब बीमारी भी जड़ से चला गया। तो आप बोलिएगा कि सर इसका इलाज कैसे करेंगे, वो सुन लीजिए। सपोज कीजिए आपको तो पहले ग्रेडिंग करना होगा कि मरीज माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, कैसा क्रोन्स डिजीज है। सपोज कीजिए किसी को सीवियर क्रोन्स डिजीज है, सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, भयंकर उसको
पैखाना रुका हुआ है, अब बिल्कुल कंस्टिपेशन हो गया, तो वैसे केस में तो ओरल तो कुछ ले नहीं पाएगा, तो नील ओरल कर दीजिए उसको। और वैसे केस में जो है कि आप उसको ओरल पहले तो जांच करा लीजिए, जांच में कंफर्म कर लीजिए डायग्नोसिस। वो अगर आप नहीं भी कराते हैं इंडोस्कोपी, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको मोटा मोटी लक्षण से पता चल जाएगा। जांच में आपको सब कुछ पकड़ में आ जाएगा। जांच में क्या क्या गड़बड़ी आएगा, जैसे आपका लीवर फंक्शन टेस्ट में गड़बड़ी आएगा, एसिपिटी बढ़ा हुआ आएगा, आपका एल्बुमिन घटा हुआ आएगा, ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ आएगा, वगैरह वगैरह। आपको किडनी फंक्शन टेस्ट में गड़बड़ी आ सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ सकता है। फिर उसके अलावा आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ आएगा, कभी कभी एंटीसिलिक एंटीबॉडी बढ़ा हुआ आएगा, कभी कभी ANA भी बढ़ा आएगा, वो सब गड़बड़ी आएगा। T3 T4 TSH भले नॉर्मल हो, NT-TPO गड़बड़ाने की आशंका है। चीनी भले नॉर्मल हो, इंसुलिन जरूर बढ़ा हुआ आएगा, एलर्जी बढ़ा हुआ आएगा। तो ये सब आपको वो गड़बड़ सब आएगा। एंटीग्लिडिन एंटीबॉडी भी कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है, तो वो सब गड़बड़ी आएगा। तो वो सब आप रूल आउट कर लीजिए। उसके बाद उसको अगर सीवियर बीमारी है तो उसको IV पर रखना होगा। IV पर सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मिरोपनाम या पिपरासिलिन टाजोबैक्टम उसको दीजिए, डेक्सोना दीजिए, पिपरासिलिन IV दीजिए। उसको देखिएगा कि अच्छा खासा जो है कि पेट में दर्द वगैरह सब आराम हो जाएगा। लगातार 2-3 दिन दीजिए। उसका मॉनिटर कैसे कीजिएगा, देखिएगा उसका जाँच में जो गड़बड़ी था 1 सप्ताह 1 महीने के बाद देखिए जाँच रिपीट कराइए, देखिएगा उसमें नॉर्मल हो गया। तो जो सीवियर बीमारी है उसको आप पहले IV दीजिएगा, IV दीजिएगा, IV दवा दीजिएगा, धीरे धीरे करके वो हील करेगा। और इसी बीच में धीरे धीरे करके ओरल ड्रग, ओरल चीज़ देना शुरू कीजिएगा। ओरल में सबसे पहले क्या दीजिएगा, दाल, पतला दाल दीजिएगा, उसमें दही मिला करके, दाल दही मिला करके वो दीजिएगा। और जो है कि वो सब खिलाने लगेगा, धीरे धीरे जब टॉलरेट करने लगेगा तो जब है कि उसको वो सब भी दीजिएगा। अगर किसी को बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, 3-4 दिन भी हम इंजेक्शन चला रहे हैं, ठीक है नहीं हो रहा है, तो वैसे केस में वो उसको सर्जरी भी करना पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाएगा। तो कभी कभी GI सर्जन जो होता है वो अपना सर्जरी करके उतना दूर आंट करके वो हटा देगा, नहीं तो फिर इंडोस्कोपी के द्वारा भी उसको छेद को चौड़ा किया सकता है। तो वो तो जब सीवियर स्टेज होगा तभी ऐसा दिक्कत होगा, नहीं तो सामान्यतः क्रोन्स डिजीज जब स्टेरॉइड दीजिएगा तो बिल्कुल ठीक होने लगेगा। तो उसमें हम लोग क्या क्या देते हैं, गड़बड़ आता तो पहले एंटीबायोटिक दीजिएगा, स्टेरॉइड दीजिएगा, साथ में उसको एंटीवायरल भी दे दीजिएगा। और देख लीजिएगा गड़बड़ी क्या क्या है, अगर जो गड़बड़ी है उसके हिसाब से और भी दवा ऐड करना होगा। अगर उसको टॉर्च में भी गड़बड़ी है तो उसके लिए आपको वैलसाइक्लोविर भी देना होगा उसको, अगर जो है कि साथ में फ्लूकोनाजोल भी देना होगा या फिर इट्राकोनाजोल भी देना होगा। और एलर्जी के लिए और भी ड्रग जैसे साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट वगैरह ऐड करना होगा। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं आप। अगर माइल्ड है तो माइल्ड में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओरल ड्रग पर आपको ठीक हो जाएगा। सीवियर में तो IV देना होगा, लेकिन माइल्ड अगर किसी को है, हल्का फुल्का है, दर्द करता है, पैखाना से खून आता है लेकिन बहुत दिन से है, माइल्ड है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वैसे केसेस में आपको जो है कि आपको उसको देना है। हम लोग जो पहले तो सब जांच करा लेंगे क्या क्या गड़बड़ी है, उसके हिसाब से और भी दवा चलाएंगे। प्लस इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो 2 एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज देंगे। और उसके बाद ओरल उसमें एंटी फंगल एंटी वायरल कवरेज देंगे। क्यों? क्योंकि हम स्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसिव देंगे उसको, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन वैसे केस में हो सकता है। तो वैसे केस लिए हम लोग जो है अलग से जो है कि आपको एंटी वायरल एंटी फंगल कवरेज भी उसको साथ में दे देंगे। और वो दे करके फिर जो है कि वो हम लोग उसको ओरल पर रखेंगे। और साथ में आपका जो है कि अगर और जो गड़बड़ी है, एसिडिटी बढ़ा हुआ है, तो वैसे केस में आर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड भी दे देंगे। किडनी खराब है तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे देंगे। तो वो सब आप दीजिएगा। और स्टेरॉइड दीजिएगा, मेथोट्रेक्सेट दीजिएगा, साइक्लोस्पोरिन दीजिएगा। देखिएगा कि सब हमारा बीमारी ठीक होने लगा। तो क्या बीमारी दवा जिंदगी भर दवा चलेगा? सर नहीं, आप मॉनिटर करना होगा। मॉनिटर करना होगा कि शुरू में कितना गड़बड़ी था, दवा से रिस्पॉन्स आपको देखना होगा, उसमें फ़ायदा होने लगा तो उसको कंटिन्यू कीजिए जब तक नॉर्मल ना हो जाए। और इसी बीच में मरीज़ का भोजन बदल दीजिए, गलत चीज़ खाने से बिल्कुल रोक लगा दीजिए। दाल जम के पीने लगिए, रोज़ 2 घंटा टहलने लगिए। देखिएगा धीरे धीरे करके सारा का सारा क्रोन्स डिजीज ठीक हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो गया। कभी कभी तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। तो आपको और खाली वही बीमारी ठीक नहीं होगा, अगर आपको क्रोन्स डिजीज के साथ और भी जो गड़बड़ी जुड़ा हुआ है, देखिएगा वो सब भी गड़बड़ी भी ठीक होने लगा, वो सब भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि तरीका तो आप जो कर रहे हैं उसके थ्रू वो सारा बीमारी जाएगा। यदि आप जड़ें काट दीजिएगा तो अलग अलग शाखा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो वो सब कुछ ठीक होने लगेगा। और उसको मरीज़ को बता दीजिए कि देखो भाई, फिर तुम चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा खाओगे तो ये बीमारी फिर आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्योंकि याद रखिए, बीमारी गरीबी और अमीरी से नहीं होता। तो बीमारी क्यों होता? बीमारी होता
जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। इस धरती पर किसी भी इंसान, अमीर गरीब को भगवान जीभ का चटोर और बनने का लाइसेंस नहीं देता, शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। ये धरती आपका केवल आवश्यकता पूरा करने के लिए है, ये आपका विलासिता पूरा करने के लिए नहीं है। आप भोग विलास शुरू कीजिएगा। इस धरती पर 3 अरब आदमी ओवरवेट है, यानी कि 3 अरब आदमी, करीब करीब 6 अरब आदमी का खाना अकेले खा जाता है। और इस धरती पर 1 अरब आदमी ऐसा है जिसको 24 घंटे का कैलोरी नहीं मिलता। सोचिए, आप ये सोचिए कि 3 अरब आदमी ज़्यादा खा के मर रहा और 1 अरब आदमी को 24 घंटे का भोजन नहीं मिल रहा। ये 3 अरब आदमी अगर अपना एक्सेस भोजन उसको दे दे तो क्या होगा, ये 4 अरब आदमी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन मनुष्य को संग्रहण का आदत होता, परिग्रह का आदत होता। वो सोचता कि चलो कल भोजन मिले ना मिले क्या पता, आज अगर मौका मिला है, भोज में आए हैं तो जम के खा लें। वही भोजन अमृत है अगर लिमिट में लीजिएगा तो, वही भोजन जहर हो जाएगा अगर ज़रा ज़्यादा लीजिएगा। याद रखिए, बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। मूर्ख है वो डॉक्टर जो कहता कुछ भी खा लो। कोई डॉक्टर के पास गए, बोला कि ऐसा करो, क्रोन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस है, दवा करो और जो है कि सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ। अब और तो और क्या बोलेगा कि पतला चीज़ खाओ, जम के मीठे फल का जूस पिलाएगा, वो समझ लीजिए कि आपका और गड्ढे में गिराएगा। फल का जूस तो और जहर है। कम से कम अगर फल खाइएगा तो कुछ फाइबर भी खाइएगा, सिट्ठी भी खाइएगा। और अगर जूस पीजिएगा तो आगे में चीनी पानी है, शुद्ध जहर है। क्यों जहर हो गया चीनी? कोई बोलेगा अरे हमको डायबिटीज नहीं, हम चीनी क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि चीनी का ही काम है चलना। तो यदि आपको चलना नहीं है क्यों खा रहे हैं? यदि आपको गाड़ी चलाना नहीं, डीजल क्यों भर रहे हैं? वो तो फिर आग लगाएगा। यदि आप रोज़ होटल में खाते हैं तो फिर जो है कि आप पेट्रोल क्यों गैस सिलेंडर घर में क्यों जमा कर रहे हैं? तो इस बात को यदि चेतना जग गई तो समझिए आपको सारा बीमारी जड़ से जाएगा। तो मूर्ख है वो डॉक्टर जो कहता कुछ भी खा लो। कुछ भी नहीं खा सकते। हर आदमी हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर आदमी हर चीज़ खाना चाहता। तो किताब में क्यों लिखा हुआ है कि आपको जो है कि ये कभी ठीक नहीं होता? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो इतना समझा नहीं पाता। और ये थ्योरी किसी किताब में नहीं है। आप नई दिल्ली के एम्स के अमेरिका में भी दिखाइए, कोई भी नहीं बोलेगा कि चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा से हो रहा है। लेकिन यदि ये हम 1 लाख मरीज के अपने अनुभव से कहते हैं कि आपको दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना, और 2 घंटा भी नहीं टहलना, और 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। अगर इंसान इस 5 चीज़ को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं मरीज को समझाना चाहते, क्योंकि ये समझाने में बहुत सारा रोड़ा है। एक तो समझाने में लग जाएगा आधा घंटा। मरीज 2 प्रकार का हो सकता है, या तो समझदार या तो गैर समझदार। समझदार मरीज रहेगा, गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ देगा तो 1 से 2 महीने में उसका क्रोन्स डिजीज सदा के लिए ख़त्म। तो जब डॉक्टर को तो फीस नहीं मिलेगा दोबारा, वो तो फिर उसको नुकसान हो गया। और अगर मरीज समझदार नहीं हुआ तब तो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खरी पकड़ाए। अगर उसको लगे ये तो पागल डॉक्टर है, तो इतना समझा रहा है, हटाओ इसके पास नहीं दिखाएंगे, वो डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास चला गया, तो उसमें भी डॉक्टर को नुकसान हो गया, आधा घंटा समय हो गया। तो इसीलिए डॉक्टर नहीं समझाना चाहेगा, लेकिन उसको लगता है कि हमको नुकसान हो जाएगा, लेकिन नुकसान नहीं होता। इस बात को याद रखिए। जिस मरीज़ को आप ठीक कीजिएगा वो ज़िंदगी में हमेशा के लिए आपका भक्त हो जाएगा, और वो हमेशा आपके पास मरीज़ भेजता रहेगा। और यदि किसी को क्रोन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो खाली उसको वही बीमारी ठीक नहीं होगा, उसके साथ और भी जो जुड़ा हुआ बीपी, चीनी, थायराइड देखिएगा कि वो भी ठीक होने लगा। तो उस मरीज़ को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये डॉक्टर खाली पेट ही ठीक नहीं करता, ये तो हमारा बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी ठीक कर देगा। तो वो सब मरीज़ को आपके पास लाने लगेगा। देखिएगा कि आप वो सब भी ठीक कर दिए तो भविष्य में तो मरीज हमेशा बढ़ेगा। तो बोलेगा सर जो आदमी समझदार नहीं था वो बुरा मान के आपके क्लिनिक से चला गया तो उसमें तो नुकसान हो जाएगा। उसमें भी नुकसान नहीं होगा। वो गड़बड़ चीज़ खाने वाला पार्टी था, रोज़ आधा किलो दूध पीता वैसे भी। तो जब तक हम दवा चलाते तब तक ठीक रहता, जैसी दवा छोड़ता फिर हो जाता। तो उससे कोई पूछता अरे किससे दिखाया क्रोन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो बोलेगा तो उस डॉक्टर से दिखाया, उसे दोबारा हो ही गया। वो अपना कमजोरी नहीं बताएगा कि डॉक्टर बोला 2 घंटा टहलने, हम तो आधे घंटा टहल रहे हैं। डॉक्टर बोला 3 कटोरा गाढ़ा दाल पीने, हम तो 2 ही कटोरा पी रहे हैं। डॉक्टर बोला 3 ही रोटी खाने, हम तो एक दिन में 10 रोटी खा रहे हैं। तो ठीक कैसे होगा? अपना कमजोरी नहीं बताएगा, वो सीधे बोलेगा हम उससे दिखाए दोबारा हमको हो गया। तो वो आपका नाम बदनाम करेगा समाज में, यानी कि -2 नंबर आपको बांटेगा। लेकिन अगर वो फीस लेके चला गया तो 0 नंबर दिया, तो नुकसान बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये बता देने से सबसे बड़ा फायदा क्या है? पीड़ित मानवता ही भगवान है। तो जिसको भी आप समझाइएगा उससे आप जुड़ जाइएगा, समझिए भगवान का दर्शन आपको हो गया। तो
तो इससे बड़ा आनंद क्या है? सच्चिदानंद, जिसको सतचित आनंद कहते हैं। यानी अगर आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए तो उससे बड़ा आनंद धरती पर कुछ नहीं है। अल्टीमेट ब्लिस उसको कहते हैं। तो इसीलिए समझा देना चाहिए। ये जो हम आपको बात बताए, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये 1 लाख मरीज देखने का अनुभव के हिसाब से आपको बोल रहे हैं। और पहले हमारा भी वजन 84 किलो था, हमको भी 10 बीमारी था। जब गड़बड़ चीज़ छोड़े अब 54 किलो पर आ गया, वजन बढ़ता नहीं, और जो है कि वो सारा बीमारी ख़त्म हो गया। तब समझ में आया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। लेकिन अगर हम मरीज़ को ये नहीं बताएंगे तब तो मरीज़ को पता नहीं चलेगा। तो वैसे केस में क्या होगा? दवा भी रहेगा, बीमारी भी रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा, मरीज भी रहेगा, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करेगा, कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं होगा। तो इसमें तो नुकसान होगा, मरीज को तो बार बार पैसा डूबेगा। एक गरीब आदमी सारा की चीज़ बेच करके डॉक्टर के पास जाएगा, बार बार डॉक्टर इंडोस्कोपी करेगा, हज़ारों हज़ार खर्च करेगा, उससे क्या फ़ायदा होगा? इसलिए यदि आप भोजन बदल दीजिएगा तो उसका हर बीमारी जड़ से जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो गलत भोजन से ही बीमारी हुआ था। तो आपको तो वो जिस बीमार आदमी को अगर क्रोन्स डिजीज है, उसको पेट में दर्द है, ओरल ड्रग टॉलरेट नहीं कर रहा है, तो शुरू में उसको आईवी पर डालिए, बाद में ओरल पर डाल दीजिए, और धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक खाली उसका लक्षण से नहीं, आप उसका जांच के द्वारा भी पकड़िए। जो जांच शुरू में गड़बड़ था, 1 महीने के बाद दोबारा रिपीट कीजिए, उसमें देखिए कितना सुधार हुआ। और जब तक पूरा ठीक ना हो जाए, उसको हमेशा प्रेरित करते रहिए कि गड़बड़ चीज़ मत खाओ, दाल जम के पियो, अंकुरी चना का मूंग खाओ, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलो। तो अगर वो ऐसा वो करने लगा तो उसका आदत बन गया तो बीमारी जड़ से जाएगा। तो अगर पुराना डॉक्टर आपको क्यों नहीं ठीक कर पाता था? क्योंकि वो ये सब चीज़ नहीं समझाता था। वो चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा आपको रोज़ खिलाता था, तो ऐसे कैसे ठीक होता? तो यदि आप भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको क्रोन्स डिजीज़ का सारा चीज़ बता दिया होगा। बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें कि आपको वो पूरा फ़ोटो दिखाएगा, वो सब जो है ना, पूरा आपको थ्योरी समझाएगा कि कितने प्रकार का होता, उसका बायोप्सी में कैसा दिखता। वो सब कोई आपके काम का चीज़ नहीं है। आपको ये समझना है कि आप बीमार क्यों हुए, और जिस दिन अंदर से ये प्रज्ञा जग गया उस दिन बीमारी आपके शरीर में नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आप इस बुलावे में हैं कि हमारे पास अरबों खरबों रुपया है, हमको क्या सोचना है, विज्ञान तो हर चीज़ खोज ही लेगा। जैसे कि अभी लोग सोचता है कि हमको क्या सोचना है, हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, कोरोना से लड़ेंगे। हम अपनी गलत आदतों से नहीं लड़ेंगे, हम कोरोना से लड़ेंगे। लड़ के आप किसी को नहीं हरा सकते, लेकिन अपनी गलत आदतों से लड़ के आप सबको हरा सकते हैं, याद रखिए। तो अगर हम चीनी नहीं खाएंगे, अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खाएंगे कुछ नहीं होगा। और अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों डिस्टेंसिंग करेंगे, कितनों जो है कि हाथ धोएंगे, फिर भी कोरोना धरेगा। अमिताभ बच्चन को कैसे धरा? आप जब भी कहीं फ़ोन लगाते हैं अमिताभ बच्चन का ही आता है कि भाई ये कोरोना क्यों होता, सब समझाता आपको। लेकिन वो आदमी खुद भयंकर कोरोना से ग्रसित हुआ, पूरा का पूरा परिवार को हो गया, मरते मरते बचा। क्यों हुआ? क्योंकि वो भी आदमी चीनी खाता था। और जब तक चीनी नहीं छोड़िएगा, ये चीज़ गड़बड़ चीज़, कभी बीमारी ख़त्म नहीं होगा। चीनी छोड़ दीजिएगा तो हर बीमारी जाएगा, चाहे आप मास्क नहीं लगाएं। मास्क लगाना ज़रूर है, क्योंकि ये कानून है, ये जो ड्रैकोनियन लॉ है। जब तक ये कानून रहेगा तब तक कोरोना रहेगा। जिस दिन कानून ख़त्म, कोरोना ख़त्म। तो मरता है हार्ट अटैक से, बोलेगा कोरोना, मरेगा कैंसर से, बोलेगा कोरोना। और कुछ फर्जी जो डॉक्टर हैं वो हर चीज़ को कोरोना से जोड़ने का शास्त्र गढ़ देंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपको बहुत सारा कारण बताएगा, किताब में लिखा होगा कि कारण क्या क्या है क्रोन्स डिजीज़ का। तो वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी। अरे भाई, चीनी गिराओगे तो कभी लाल चींटी, कभी काला चींटी, कभी रोज चींटी, कभी बैक्टीरिया, कभी फंगस, कभी वायरस, तो तंग करेगा ही। तो जिस कारण से एलर्जी हो उसी कारण से इन्फेक्शन भी होगा, क्योंकि आप जम के खाए हैं। तो वो चीज़ को पकड़ लीजिए, जड़ धर लीजिए, तो फिर अलग अलग शाखा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको एक नया अलग जगाया होगा। और अगर आपको क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस ही नहीं, आप दुनिया का हर बीमारी इस तरीके से ठीक कर सकते। हमको ज़्यादातर केसेस में एक ही बात बोलना होता है, लेकिन चूँकि जो आदमी लाल चश्मा लगा के दुनिया देखता है वो लाल चश्मे से ही देख पाएगा। जो आदमी मुस्लिम है उसको अल्लाह ताला ही समझ में आएगा, जो आदमी जैन है उसको महावीर ही समझ में आएगा, जो आदमी बौद्ध है उसको बुद्ध ही समझ में आएगा, और जो आदमी वैष्णव है उसको कृष्ण और विष्णु ही समझ में आएगा, जो शैव है उसको शिव ही समझ में आएगा। तो कहने का मतलब कि जिसको जो बीमारी है उसके हिसाब से ही वो हमारा बात को ग्रहण कर पाएगा। हमको तो एक ही चीज़ बोलना है, लेकिन अलग अलग वीडियो बना के बोलेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत सारा नया चीज़ बताया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी भेजी जा सके। इसलिए वीडियो शेयर नहीं कीजिएगा कि हमारा कोई नाम होगा। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है।
हमारे पास जितना हम देख सकते हैं मरीज उतना मरीज हम ज़रूर देखते हैं, उससे ज़्यादा देखने का समय नहीं है, फिर भी बीच में समय निकाल के 1 घंटा का वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो इसलिए वीडियो शेयर नहीं कीजिएगा कि हमारा नाम हो, इसलिए शेयर कीजिएगा कि एक पुण्य आप भी कमा लें, ये सही जानकारी भेज सकें। भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल, 30% भोजन नहीं रोटी से आएगा। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। बड़ा अफसोस के साथ डॉक्टर होते हुए भी हमको ये कहना पड़ता है कि हम MBBS किए, MD किए, अमेरिका में भी ट्रेनिंग लिए, क्या सीखे? यही सीखे कि यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस। इसको अपनाइएगा तो दुनिया में डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है। 100 साल तक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी भेजी जा सके। आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। फिर से बोलते हैं 8969953194 और 9386999300। ये नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे कोई भी सलाह ले सकते। पटना आना ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी रह के हमसे कोई भी बीमारी ठीक करा सकते। आपको जो भी बीमारी अगर आपको जड़ से ठीक कराना हो तो उसका वीडियो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो उसका हम वीडियो बना के आपको हम बताएंगे क्यों होता। आपको कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर बोला कि ठीक ही नहीं होगा, आप हमारे पास उसका लिख के भेजिए, हम आपका उसका वीडियो बना के बताएंगे कि क्यों हुआ था और क्यों डॉक्टर बोला कि ठीक नहीं होगा। हर बीमारी जड़ से जाता, बशर्ते कि आपको भोजन बदलने का आना चाहिए। तो बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं, बीमारी जीव के चतुरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता है। ये धरती आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अभिलाषता को पूरा करने के लिए नहीं है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे तुरंत आप तक पहुंचेगा। तो इसलिए लाइक और शेयर कीजिए, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी भेज सके। इसलिए शेयर और लाइक नहीं कीजिए क्योंकि हमारा नाम हो नहीं, हमको नाम नहीं चाहिए। हम ये जो बना रहे हैं इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कोई ऐसा नहीं कि इतना व्यू हो जाए, कोई मतलब नहीं उससे। जो हम सीखे ये दुनिया को पता चल जाए, इसीलिए अब हम नए टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं। तो ये ज्ञान हमारे साथ ही विलुप्त नहीं हो जाए, ये दुनिया को बता के जाना चाहिए। तो इसलिए हम ये वीडियो बना के, क्या पता कभी किसी के काम आ जाए, तो इसलिए वीडियो बनाए। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो भी आपको बीमारी के बारे में जानना हो उसका वीडियो जानना हो तो उसका वीडियो हम बनाएंगे। आप क्वेरी में लिखिएगा, उसका वीडियो बनाएंगे। चूँकि मरीज़ ज़्यादा रहता है इसीलिए जो है कि समय कम मिल पाता है, इसलिए रोज़ का रोज़ वीडियो नहीं बना पाते हैं। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जहाँ भी मौका मिलेगा आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को अंत तक सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित महसूस करता हूँ। और आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा सत सत नमन। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी खाइए, रोज़ टहलिए और चीनी खाना छोड़ दीजिए।